हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हम लोग का यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। यूनिट 4 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कल से यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा। और आज का जो क्लास है वो है सामाजिक विनिमय सिद्धांत। तो ये बचा हुआ टॉपिक था यूनिट 2 का, तो जिसको मैं आज के क्लास में कवर कर दे रही हूँ। और मैं यहाँ पर अपने नोट्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को एक नॉलेज हो जाए कि मैम जो पेड ग्रुप चला रही हैं, मैं जो पेड ग्रुप चला रही हूँ उसमें आपको किस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ने से क्या होगा कि आपको एक जानकारी मिल जाएगी, एक सिस्टमेटिक वीक में आपको पढ़ाई करने का तरीका मालूम होता जाएगा। और साथ ही साथ मैंने सुबह की क्लास में भी बताया था कि झारखंड में बहुत सारे सोशोलॉजी से की रिलेटेड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जैसे CDPO हो गया, उसके बाद आपका PGT लेवल का एग्ज़ाम हुआ। तो एक बार CDPO का एग्ज़ाम आया हुआ था, उसका नोटिफिकेशन आउट था, लेकिन किसी कारणवश उसको पोस्टपोन किया गया था। तो फ्रेश से वैकेंसी आने दीजिए। हम लोग सोशोलॉजी का सिलेबस को फिर फ्रेश से देखते हैं कि कैसा सिलेबस दिया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग एकदम यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भी। तो जो स्टूडेंट्स जिससे जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ेगा और अपना एग्ज़ाम क्रैक करने का कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर में 2024 में जनवरी से हम लोग UGC नेट के भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीवियस वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो फ्रेश स्टूडेंट है जिनको जून में टारगेट करना है अपना एग्ज़ाम का, वो एकदम जनवरी से जुड़ जाइए ताकि आपका जून में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जो टॉपिक है वो आपका हर एक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आज का जो हमारा सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है, ये आपका यूनिट 2 झारखंड लेडी सुपरवाइजर में है। और यही टॉपिक यूनिट 6 में भी पूछा जा रहा है UGC नेट के एग्जाम में, और UP PGT में भी है। तो ये तीनों एग्जाम के हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए, और जिनको भी मेरे नोट्स की ज़रूरत है वो ज़रूर पेड से ग्रुप से जुड़े। और ये नोट्स मैं क्लास हो जाने के बाद पेड ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूँगी। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत क्या होता है? इसको एक्सचेंज थ्योरी बोला जाता है। ये विनिमय और उपहार के नियम पर आधारित होती है। सामाजिक व्यवहार में भी लोग विनिमय पद्धति को अपनाते हैं। हम जो मनुष्य, हम जो समाज के अंतर्गत रह रहे हैं और समाज के साथ जो अपनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसमें भी जो हमारे जो व्यवहार हैं वो किस में रिलेटेड है? तो विनिमय पद्धति पे हम रिलेटेड है। देखिए, आप अपने परिवार में देखिएगा कि अगर आप अपने बच्चे से या छोटे बच्चे से कोई भी काम करवाते हैं, अगर मान लीजिए उसको ऊपर भेजना है, अगर जाओ ऊपर से कुछ बुक लेकर आ जाओ, तो उसको बोलते हैं कि जाओ बेटा ऊपर से बुक लेके आ जाओ, हम चॉकलेट देंगे। तो ये क्या हुआ? एक विनिमय का आधार है कि आप उसको अपना काम करवा रहे हैं तो उसके बदले उसको कुछ उपहार दे रहे हैं, वो चॉकलेट के रूप में है। इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आप दिन प्रतिदिन की चीज़ों में भी देख सकते हैं। आप अगर मार्केट में जाते हैं, मार्केट से आप क्लॉथ खरीदते हैं, अपने फूड्स खरीदते हैं, तो आपको अपना क्लॉथ चाहिए, अपना फूड चाहिए, तो उसके बदले भी तो आप पे कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं। तो वो भी एक्सचेंज थ्योरी है, वो भी विनिमय के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र में तो ये होता ही है, लेकिन हम सामाजिक व्यवहार में भी हम इसको यूज़ करते हैं, कि इसको सामाजिक विनिमय सिद्धांत को। तो आधुनिक विनिमय सिद्धांतवादी हैं, जिसमें जॉर्ज होम्स आ जाएंगे, पीटर एम ब्लाउ आ जाएंगे, ठीक है, माइकल हेजर आ जाएंगे। माइकल हेजर जिन्होंने विवेकी विकल्प सिद्धांत दिया था, जो कि व्यक्ति पर केंद्रित था। और इसमें विवेक के अनुसार व्यक्ति देखता है कि वो लाभ कैसे मिल रहा है, समाज के अंतर्गत जो वो कार्य कर रहा है तो उससे उसको लाभ कैसे मिल रहा है, ये चीज़ देखता है। होमांस जी बताते हैं कि जो विनिमय व्यवहारवाद है यह समूह पर जोर देता है। ठीक है, किस पर जोर देता है? समूह पर। इसकी बात करते हैं।
पीटर ब्राउ संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत पर अपने आप को मानते। देखिए विनिमय सिद्धांत है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कितना अंदर से आपको पूछेगा कि हुमायूं जी किस पर बात बताते हैं, पीटर ब्लाउ किस चीज़ का विनिमय का बात करते हैं। तो हुमायूं जी बोलते हैं विनिमय व्यवहारवाद और पीटर ब्लाउ बोलते हैं संरचनात्मक विनिमय, ठीक है, जो कि संरचना का केंद्रीय स्थान होता है। हेजर जी बताते हैं विवेकी सिद्धांत को। हेजर किसको बताते हैं, माइकल हेजर विवेकी पूर्ण सिद्धांत को बताते हैं सामाजिक विनिमय सिद्धांत का मूल आधार, यानी विवेकी व्यापार को प्राथमिक स्थान देते हैं। इसमें वे बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अंतःक्रियाओं से दूसरों से अधिकतम लाभ लेना चाहता है। वो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो अंतःक्रिया कर रहा है, वो समाज के अंदर जो कर रहा है, उससे उसको अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज मतलब क्या हो कि विनिमय, तो विनिमय का अर्थ होता है किसी आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सेवाएं हो सकती हैं, वो मनी के रूप में हो सकती हैं, वो किसी भी रूप में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि जो हेजर महोदय थे उन्होंने सामाजिक विनिमय सिद्धांत के कौन कौन से रूप बताए, तो उन्होंने इसके लक्षण बताए हैं प्रमुख रूप से समूह की सूढ़ता, उद्गामी लक्षण, विवेकी विकल्प और सामाजिक नियंत्रण। ये सामाजिक विनिमय सिद्धांत की ये लक्षण बताते हैं। जो हेजर महोदय थे इनकी जो प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप सॉलिडेटरी, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 1987 में उन्होंने इसकी रचना की थी, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मानव शास्त्र में विनिमय सिद्धांत, ठीक है, मानव शास्त्र में किस प्रकार से विनिमय सिद्धांत काम कर रहा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं। तो सबसे पहले है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, इनका कार्यकाल बोला जाए तो 1954 में इन्होंने काम किया था। फिर मैलिनोवस्की आ जाएंगे, मार्शल मास आ जाएंगे, लेवी स्ट्रॉस आ जाएंगे। तो ये जो चारों समाजशास्त्री है ये मानव शास्त्र में विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, इसका भी एक अलग पार्ट हो गया। इन सभीयों ने आदिवासियों में गहन क्षेत्रीय कार्य किया और इसी के आधार पर उन्होंने अपने विनिमय सिद्धांत को दिया है, ठीक है। ये चारों जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, मैलिनोवस्की, मार्शल मास और लेविस स्ट्रॉस। सर जेम्स फ्रेजर ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था, कहाँ किया था, तो 1919 में अपनी पुस्तक फोकलोर इन द वर्ल्ड टेस्टामेंट में पहली बार इसकी विवेचना किया। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों पर मैलिनोवस्की ने भी कार्य किया तथा जेम्स फ्रेजर ने भी मानव शास्त्रीय विनिमय में ये उन्होंने अपना प्रयास किया था। तो जेम्स फ्रेजर का जो था ये पहला प्रयास था। इसमें उन्होंने आदम जातियों में बंधुत्व और विवाह की परंपराओं को गहराई से देखा। वे देखते हैं कि जो आदम जातियां हैं उनके अंतर्गत जो परिवारवाद है, जो बंधुत्व है और उनका जो विवाह का परंपरा है वो किस प्रकार से है। तो वे पाते हैं कि ये चचेरे ममेरे भाई बहनों को ज़्यादा पसंद करते थे, यानी इनके अंतर्गत क्रॉस कजन मैरिज देखने को मिलता है। इनके पास वधु मूल्य चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ये चचे मतलब वे उनके पास धन बोलिए या अर्थ बोलिए वैसा कुछ नहीं था, जिसके कारण क्या था कि इन लोगों ने अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच ही विवाह को ज़्यादा प्रोत्साहित किया। क्योंकि अगर चचेरे ममेरे भाई बहन से ये विवाह करते तो इनको विनिमय के रूप में कुछ अर्थ या कुछ वस्तुएं देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह आर्थिक अभिप्रेरण यानी इकोनॉमिक मोटिवेशन संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करता है। फ्रेजर के अनुसार किसी भी समाज में जो सांस्कृतिक प्रतिमान उपलब्ध हैं वे और कुछ न होकर मनुष्यों की आर्थिक अभिप्रेरणा की ही अभिव्यक्ति है। फ्रेजर जी बताते हैं कि जो भी समाज की जो सांस्कृतिक प्रतिमान है, जो हमें देखने के प्रतिमान मतलब जो नॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, तो मनुष्यों के आर्थिक अभिप्रेरणा ही है। जो आर्थिक रूप से वो लेन देन कर रहा है उसी चीज़ को हम लोग देखने को यहाँ पे मिलता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इसका निष्कर्ष, तो हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। देखिए जेम्स फ्रेजर का ये था, तो निष्कर्ष है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक आपको सैंपल के तौर पे भी बता देती हूँ कि सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको थ्योरी लिखना भी पड़ेगा, तो किस प्रकार से आपको राइटिंग का भी प्रैक्टिस है वो जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए
क्या बोला है, निष्कर्ष। जेम्स फ्रेजर जी का निष्कर्ष पे हम क्या पहुंचते हैं कि विनिमय प्रक्रियाएं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। विनिमय यानी जो एक्सचेंज प्रक्रियाएं हैं के परिणाम स्वरूप अंतःक्रिया के प्रतिमान निर्धारित होते हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक प्रतिमान यानी अंतःक्रिया की जो पद्धतियां हैं, जहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहाँ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर दबाव भी डालती हैं। ये सारी बुनियादी जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, इन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के पीछे अनिवार्य रूप से आर्थिक अभिप्रेरण तो होते ही है। फ्रेजर ने तो बताई है कि ये जो सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र की उपयोगिता से बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि वो देख रहा था कि जो हमारा जो समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, अगर हम बाहर कहीं विवाह करते हैं तो बाहर के लोगों को हम आदान प्रदान अर्थ का नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चचेरे ममेरे भाई बहन के बीच जो विवाह है वो ज़्यादा प्रचलित हुआ, क्रॉस कजन मैरिज ज़्यादा प्रचलित हुआ। तो इसका तो मूल आधार तो आर्थिक रूप ही है ना। सेकंड, जो हमारे थिंकर हैं ये सब मानव शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत आएंगे। इससे भी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे विचारक के रूप में आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर है वे है मेलिनोवस्की जी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण विनिमय का बुनियादी आधार गैर भौतिक यानी सांस्कृतिक मानते हैं। विनिमय सामाजिक शुद्धता को कायम करता है। भौतिक या आर्थिक विनिमय को सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक विनिमय से पृथक किया जाता है। ठीक है, इन्होंने बात की है। मेलिनोवस्की जी बताते हैं कि जब आदिम समाजों के जो सदस्य थे उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक विनिमय होता है तो उनके पीछे कहीं भी आर्थिक अभिप्रेरणा नहीं होती है। यदि आर्थिक अभिप्रेरणा है तो वो मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। ठीक है, वो जो हमारी जो अभिप्रेरणा है जिससे हम समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, इनके अनुसार मेलिनोवस्की जी के अनुसार वो क्या था, मनोवैज्ञानिक था। तो मेलिनोवस्की जी ने कहाँ पे अध्ययन किया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रोबियांडा जनजाति का वे अध्ययन करते हैं और इसके फलस्वरूप अपना जो वो सिद्धांत देते हैं, उनका जो थ्योरी था वो था कुला विनिमय का सिद्धांत। इसमें दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के मालदीव द्वीपवासियों में सफ़ेद मूंगे के बाजूबंद और लाल मूंगे की माला, ये उनका विनिमय का वस्तु था, एक्सचेंज का वस्तु था उस द्वीप के वासियों का। इसका उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो विनिमय के रूप में क्या देते हैं, बाजूबंद देते हैं और लाल मूंगे की माला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेवी स्ट्रॉस जी ने मार्शल मॉस विनिमय द्वारा सामाजिक संबंधता बनी रहती है, इसमें भेंट करने की प्रथा जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो कूला रंग किससे रिलेटेड है, तो वो मेलिनोवस्की जी से रिलेटेड है। देखिए एक और चीज़ मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो देखिए मेरे तरफ से वीडियो क्लियर जा रहा है। अगर आप लोग का वीडियो क्लियर नहीं आता है तो आप लोग जाकर वीडियो के सेटिंग में क्वालिटी को 360p पे करके देखिए। ठीक है, जब आपके एरिया का नेटवर्क डाउन हो जाता है तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, इसलिए अपना क्वालिटी को जब आप बढ़ा लीजिएगा, नेटवर्क में खड़े रहिएगा तो आपको वीडियो जो है वो क्लासेस अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो मेलिनोवस्की जी की जो एक्सचेंज थ्योरी थी वो क्या थी, कुला विनिमय, कुला रिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। कुला रिंग के ऊपर भी मैंने क्लास ऑलरेडी बना दिया है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब मैं बोलती हूँ कि उसका लिंक दे देनी हूँ तो आप लोग उसको ज़रूर जाकर एक बार चेकआउट कीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं कोई चीज़ को, पढ़ने के बाद क्या होगा कि जब आप उस चीज़ को फिर एक बार और देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मेलिनोवस्की जी का तर्क था कि अनुभाविकता पर आधारित है। उनका तर्क किस पर आधारित था, अनुभाविकता पर आधारित, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रोबियांडा जनजाति के समूह का जाकर खुद से अध्ययन किया था, क्षेत्र अध्ययन किया था। उनका जो सिद्धांत था वो प्रतीकात्मक विनिमय सिद्धांत पर आधारित था। हमारे नेक्स्ट थिंकर है मार्शल मॉस जी। उन्होंने विनिमय संरचनावाद यानी इस एक्सचेंज स्ट्रक्चरिज्म विनिमय का कारण वो बताया है कि समाज की संरचना या समाज की सामूहिकता को माना है। जो वो फ्रेजर की जो उपयोगितावादी थे उनको वे नकारते हैं। मार्शल मॉस जी की पुस्तक का नाम द गिफ्ट है।
जो कि एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड है, इस ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। मार्शल मॉस जो थे वो मेलिनोवस्की के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी नकारते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात कौन करते हैं? मेलिनोवस्की जी करते हैं। तो उनकी आवश्यकता को भी ये नकार देते हैं। अब विनिमय व्यवहार के पीछे समाज के नियम सर्वोपरि हैं, ये चीज़ को मानते हैं कि समाज का जो नियम है वो सर्वोपरि है, ये मार्शल मॉस जी मानते हैं। ठीक है, मॉस जी दुर्खिम और लेवी स्ट्रॉस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेजर जो थे वो उपयोगितावादी थे। मेलिनोवस्की गैर भौतिक, मतलब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो मैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दी हूँ कि फ्रेजर जो है वो उपयोगितावादी। अगर उनसे पूछा जाए क्वेश्चन कि फ्रेजर का जो विनिमय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो उपयोगितावादी पर आधारित है। मेलिनोवस्की का गैर भौतिकवादी या मनोवैज्ञानिक विनिमय पर आधारित है, और मार्शल मॉस जी का संरचनात्मक विनिमय पर आधारित है। मार्शल मॉस जी का किस पर है? तो संरचनात्मक विनिमय पर आधारित है। और वो संरचना किस पर है? तो वो समाज को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, इतना दूर तक आप लोग को अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया होगा। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं लेवी स्ट्रॉस जी। तो लेवी स्ट्रॉस जी क्या थे? संरचनावादी थे। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस क्या थे? संरचनावादी थी। इनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969 में प्रकाशित हुई थी, इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें उन्होंने नातेदारी का विनिमय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? नातेदारी का विनिमय सिद्धांत। ओके, इतना आपको इसमें बस इतना ही इसका याद रखना है। और संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? पीटर ब्लाउ जी के द्वारा। विनिमय व्यवहारवाद होम्स जी के द्वारा। नातेदारी का विनिमय सिद्धांत लेवी स्ट्रॉस जी के द्वारा। पाटेलेश ने बेगा जनजाति का अध्ययन किया था। अलाबोला जो था वो साउथ अफ्रीका के बधू के माता पिता को सम्मान में दिए जाने वाला सम्मान था। ओके, इतने दूर तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? होम्स जी का व्यवहारवादी सिद्धांत। होम्स जी का जो व्यवहारवादी सिद्धांत था ये उन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप में 1950 में दिया था। इसमें वे क्वेश्चन करते हैं कि लोग क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, विनिमय सिद्धांत को इसमें उन्होंने रखा। और इनकी और भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स। इसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के बारे में बात की थी। और मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद कौन थे? तो स्किनर जी थे। होम्स जी का जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था वो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत था। और सामाजिक विनिमय का सिद्धांत सबसे पहले होम्स जी ने दिया था। उनके अनुसार जो व्यक्ति है उन लोगों के संबंध रखना चाहेगा जिनसे उसे बदले में लाभ, सुख या संतोष मिलता है। ठीक है, वे क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो किससे संबंध रखता है? उसी से रहेगा जिसको उससे लाभ होगा। जिससे लाभ नहीं होगा उसके साथ क्या रिलेशन रखेगा? रखेगा ही नहीं। इनके सिद्धांत के प्राच्य पर प्रमुख अवधारणाएं हैं, वे कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 ही अवधारणाओं को लिखी हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। वर्तमान की गतिविधियां भूतकालीन गतिविधियों द्वारा प्रभावित होती हैं। हम वर्तमान में जो भी करते हैं हम अपने पास से रिलेटेड होके करते हैं। किसी भी कार्य के लिए पुरस्कार मिलने से वो कार्य दोबारा किया जाता है। कोई व्यक्ति उस कार्य को बार बार करेगा जिससे उसे अधिक लाभ हो या संभावना हो। जब किसी को उसकी गतिविधि के लिए पुरस्कार नहीं मिलता तो वो उस गतिविधि से आक्रामक होकर लाभ उठा लेता है। ठीक है, मनुष्य व्यवहार के 3 नियम होते हैं, गतिविधियां, अंतःक्रिया और मनोभाव। इतना दूर तक हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है। आई थिंक आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। पीटर ब्लाउ इन्होंने होम्स और पार्सन्स जी के बीच की दूरी को कम करने के का प्रयास किया और अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक जीवन के विनिमय और शक्ति विश्लेषण का क्षेत्र बताया। वो अर्थशास्त्र की उपयोगितावादी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते थे। लेवी स्ट्रॉस जी संरचनावादी विनिमय के बारे में बात करते थे। वो मार्शल मॉस से प्रभावित थे। इन्होंने विनिमय पद्धति को महत्वपूर्ण माना और विनिमय को नहीं, इन्होंने विनिमय पद्धति को महत्वपूर्ण माना था, विनिमय को नहीं। सारे समाज को जोड़ती है, आर्थिक नहीं। ठीक है, सारा जो व्यक्ति जुड़ा हुआ किससे जुड़ता है? समाज से जुड़ता है, वो अर्थ से नहीं जुड़ता है। इसके बारे में वे बात करते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं कि अर्थशास्त्र में लागत यानी समाज की परंपराएं, उसके नियम, उपनियम, रीति रिवाज और मूल्य लागू होते हैं। स्रोत निजी नहीं है। समाज मेन भौतिक अभौतिक नियंत्रण पर आधारित होता है। ठीक है,
और समाज की जो एकता है यह व्यक्ति के बीच सामाजिक एकीकरण को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। जो विनिमय सिद्धांत था उनका ये इस चीज पर आधारित था। समाज की एकता किस पर आधारित थी, तो सामाजिक एकीकरण पे। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि मानव शास्त्री हो गए जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, मार्शल मास और लेवी स्ट्रॉस, तो इनके बीच अंतर क्या है। ठीक है, अगर हम लोग तो पढ़ लिया बहुत सारा, खिचड़ी तो दिमाग में बन गया, लेकिन अब उसको मेन अंतर क्या है जिससे हम लोग को समझने में आसानी हो सके। तो जेम्स फ्रेजर ने अर्थशास्त्र की उपयोगिता से ज़्यादा प्रभावित थे, आर्थिक अभिप्रेरणा को वो मानते थे, क्रॉस कजिन चचेरे भाई बहन का विवाह को वो मानते थे। हम लोग 4 मानव शास्त्री पढ़े ना, जेम्स फ्रेजर, मेलिनोवस्की, मार्शल मास और लेवी स्ट्रॉस। मेलिनोवस्की जी विनिमय के बुनियादी आधार को अभौतिक यानी सांस्कृतिक मानते थे, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होता है ये मानते थे, सांस्कृतिक और संरचनात्मक विनिमय संबंध पैसा होता है ये चीज को मानते थे। मार्शल मॉस जो थे वो विनिमय संरचनावाद समाज को मानते थे और ये दुर्खिम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। लेवी स्ट्रॉस जी दुर्खिम से प्रभावित होकर समाज को महत्वपूर्ण मानते थे। इतना आप लोग को मेन अंतर रखना होगा और इसको समझना होगा। ठीक है, अब है कि होमास जी ने जो विनिमय संबंधी प्रस्ताव दिए थे वे कौन कौन से थे। तो उनका जो प्रस्ताव था वो यह था कि सफलता संबंधी प्रस्ताव, उद्दीपन संबंधी प्रस्ताव, मूल्य संबंधी प्रस्ताव, वचन परिवर्तन प्रस्ताव और आक्रामक अनुमोदित प्रस्ताव। इन प्रस्तावों के बारे में बात कौन करते हैं, तो होमास जी बात करते हैं। पीटर ब्लाउ ने केंद्रीय आधार सामाजिक संरचना को माना था, यानी एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। अपनी पुस्तक 1964 में इसके बारे में उन्होंने बात की थी। सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन सामग्री का वे अध्ययन मानते हैं। ठीक है, विनिमय के नियम जो हैं वे कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताते हैं कि विवेकीपूर्ण नियम होना चाहिए, पारस्परिकता निर्भरता होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता वाला नियम होना चाहिए और असंतुलनकारी नियम होना चाहिए। ये वेबर के नौकरशाही से प्रभावित थे, डेहरडॉफ के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित थे। हम लोग पढ़े थे ना डेहरडॉफ का संघर्षवादी सिद्धांत। और विनिमय का लक्षण वे बताते हैं कि विनिमय और सामाजिक एकीकरण, विनिमय और आस्था, सामाजिक विभाजीकरण, सामूहिक मूल्य और विनिमय और शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल लगी होगी। आज की क्लास में पूरा ये सामाजिक विनिमय सिद्धांत का ये निचोड़ है। अगर आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो और कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्लास आप लोग की अपलोड हो जाएगी और इस क्लास का जो नोट्स है मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।